लास्ट में हम बताए थे, क्योंकि समय हो गया था इसलिए मैंने एंड कर दिया। लास्ट में हमने बताया था गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? द जूस विच इज सिक्रेटेड बाय सेल present in the gastric gland is known as gastric juice। गैस्ट्रिक ग्लैंड में जो भी जो सेल्स होती हैं, वो सेल जो जूस प्रोड्यूस करती है उसको क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करती है? गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन यही है कि क्या बोलते हैं, स्टोमक का जो भी फंक्शन है मेनली डिपेंड करता है गैस्ट्रिक जूस। जिसे हम देख रहे थे, जो सबसे ऊपर जो सेल थी, हम लोग डिस्कस किए थे, उसको बोलते हैं क्या? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल क्या रिलीज करती थी? म्यूकस। म्यूकस क्या करती थी? फूड को लिक्विफाइड करती थी, लिक्विफाई भी करती थी, और क्या करती थी? एचसीएल को इनएक्टिव कर देती थी, और जो इंटेस्टाइनल वॉल है उस पर क्या कोटिंग कर देती थी, एक पेंट की तरह कर देती थी, या एक एक्स्ट्रा मतलब जो है कवरिंग कर देती थी, सो दैट एचसीएल कैन नॉट डैमेज द वॉल ऑफ द स्टोमक। ठीक है। तो ये म्यूकस क्या है? म्यूकस गैस्ट्रिक जूस है। हमने बोला ना, द जूस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय या द जूस विच इज सिक्रेटेड बाय सेल प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक मतलब स्टोमक। गैस्ट्रिक शब्द अगर आ जाएगा तो इसका मतलब दे आर टॉकिंग रिगार्डिंग द स्टोमक। गैस्ट्रिक शब्द जब भी आया उसका मतलब होता है स्टोमक। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड मतलब स्टोमक की ग्लैंड पे, स्टोमक की ग्लैंड जो भी सेल्स उसके अंदर होती है, वो सेल्स जो फ्रूट को, जो जूस को सिक्रेट करती है, उसको क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक जूस। हम देख रहे थे कौन सी सेल थी, सबसे पहले हम देख रहे थे कौन सी सेल थी? म्यूकस सेल थी। म्यूकस सेल कहाँ थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड ग्लैंड पे थी। तो म्यूकस सेल क्या रिलीज करती है? म्यूकस। तो म्यूकस क्या हो जाएगा? एक गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम देखते थे क्या? पराइटल सेल उसके नीचे थी। पराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कह सकते हैं। वो क्या? पराइटल सेल क्या रिलीज करती है? एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या रिलीज करती है? इंटेंसिक फैक्टर। इंटेंसिक फैक्टर, अच्छा इंटेंसिक फैक्टर का कल मेरी समझ से नहीं बोला था, याद आ गया अभी। इंटेंसिक फैक्टर मालूम क्या होता करता है? इंटेंसिक फैक्टर करता है, क्या करता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। तो इंटेंसिक फैक्टर is necessary for the absorption of the vitamin B12, which is necessary for the maturation for the production of the RBC रेड ब्लड सेल। मतलब क्या हुआ? इंटेंसिक फैक्टर विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, और विटामिन B12 आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए, आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए, आरबीसी के मेच्योरेशन के लिए जरूरी है। ठीक है ना। अगर इंटेंसिव फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा सही तरीके से। उसके बाद क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा या कम से कम होगा। तो उन दिस कंडीशन में एक डिजीज क्रिएट होगी। उस डिजीज को क्या बोलेंगे? एनीमिया। एनीमिया, और स्पेशली कौन सी एनीमिया? परनीसियस एनीमिया। क्या होता है? ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ब्लड किसका बना होता है? WBC, RBC, प्लेटलेट, बहुत सारी चीजें होती है ना। ठीक है। तो उसमें जो है, जब आरबीसी के लेवल कम होगा तो ब्लड का लेवल कम होगा ना, तो एनीमिया हो जाएगी। हम क्या कहें? इंटेंसिक फैक्टर की कमी, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हुआ, तो क्या हो गया? आरबीसी का प्रोडक्शन या मेच्योरेशन या डेवलपमेंट या ग्रोथ कम हो गया। जब ये कम हुआ तो ब्लड का लेवल कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाएगा। तो इन दिस कंडीशन अ डिजीज क्रिएटेड इज नोन एज pernicious anemia. So pernicious anemia is the anemia which occurs due to the deficiency of the vitamin B12. Vitamin B12 deficiency of vitamin B12 occur due to the absence of इंटेंसिक फैक्टर। ठीक है ना। तो देख रहे हैं गैस्ट्रिक जूस का कितना इंपॉर्टेंट रोल है ना। ठीक है ना। तो पहला जो सेल था म्यूकस सेल था, उन्होंने क्या रिलीज किया? म्यूकस। म्यूकस क्या हो गया? एक गैस्ट्रिक जूस है। ठीक है ना। फिर दूसरा सेल हमने देखा क्या? पराइटल सेल या एक्जेंटिक सेल। पराइटल सेल क्या रिलीज किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है? एक गैस्ट्रिक जूस है, किल करता है माइक्रोब को, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है ना। ओके। उसके बाद पराइटल सेल इंटेंसिक फैक्टर को भी रिलीज करती है। ठीक है। इंटेंसिक फैक्टर क्या हो गया? ये गैस्ट्रिक जूस हो गया। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कीप सेल, या इट इज आल्सो नोन एज ऑक्जेंटिक सेल। कीप सेल या ऑक्जेंटिक सेल क्या रिलीज करती है? पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इज एन इनएक्टिव एंजाइम विच कन्वर्टेड इनटू द
active enzyme pepsin in the presence of HCl. In the presence of HCl, पेप्सिनोजेन इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन। पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव एंजाइम है और कन्वर्ट होती है किसमें, पेप्सिन में। तो HCl इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजेन इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, अब देखिए पेप्सिनोजेन जो रिलीज हुई है या सिक्रेट हुई है, किसने सिक्रेट किया, कीप सेल या म्यूकस सेल, वो कन्वर्ट हुई पेप्सिन में। पेप्सिन क्या करेगी, पेप्सिन क्या करेगी, वो क्या करेगी, और पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक क्या है, एक गैस्ट्रिक जूस है। पेप्सिन क्या करेगी, प्रोटीन को तोड़ेगी, किसमें, प्रोटीएज में तोड़ेगी। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं चीफ सेल रिलीज करती है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज क्या है, क्या है ये, क्या फैट का, ये फैट का डाइजेशन करते हैं, करती है ये क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो गैस्ट्रिक लाइपेज इज सिक्रेटेड बाय कीप सेल which is responsible for the digestion of the fat in the stomach। तो ये जो है हमने देखा म्यूकस, HCl, इंटेंसिक फैक्टर, फिर उसके बाद देखा हमने क्या, गैस्ट्रिक लाइपेज, और फिर देखिए चीफ सेल रिलीज करती है एक और एंजाइम, कौन सी एंजाइम, रेनिन। रेनिन, रेनिन क्या होती है, देखिए एक रेनिन किडनी से रिलीज होती है, सिक्रेट होती है, एक रेनिन स्टमक से रिलीज होती है। जो स्टमक से रिलीज होती है रेनिन, उसकी स्पेलिंग क्या है, RENNIN, RENNIN। और जो किडनी रिलीज करती है, सिक्रेट करती है एंजाइम, उसकी स्पेलिंग होती है RENIN। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग, है ना। तो ये जो स्टमक जो रिलीज करती है एंजाइम को, रेनिन को, दैट इज डिफरेंट, इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द रेनिन विच इज रिलीज बाय किडनी। तो ऐसा नहीं है कि हम इस ये बहुत कंफ्यूजन होता है, अक्सर लोग जानते हैं कि वही रेनिन वही किडनी रिलीज की, नहीं, स्टमक के अंदर सेल्स होती है, वो सेल से रिलीज करती है क्या, रेनिन। रेनिन क्या करती है, रेनिन क्या करती है, एक मिल्क के अंदर एक प्रोटीन्स होती है, ठीक है, एक प्रोटीन्स होती है, उसको बोलते हैं कैसिनोजन। क्या बोलते हैं, कैसिनोजन, ठीक है। तो ये रेनिन क्या करती है, कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट होती है, कैसिनोजन को कैसिन में कन्वर्ट करती है। कैसिनोजन को कैसिन में क्यों कन्वर्ट करती है, क्योंकि हम जानते हैं एंजाइम है, जो भी एंजाइम प्रोटीन और क्या बोलते हैं, जो भी कुछ है एसिड्स हैं इसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस, टू डाइजेस्ट फूड, फूड को डाइजेशन करना। तो ये क्या करती है, रेनिन क्या करती है, कैसिनोजन एक प्रोटीन्स होती है, वो मिल्क में पाई थी, इसीलिए ये जो रेनिन प्रोटीन होगी वो बच्चों में होगी, बेबी क्या बोलते हैं, छोटे बेबी के लिए होगी, ठीक है। तो रेनिन जो है क्या बोलते हैं, रेनिन क्या करती है, कैसिनोजन को कैसीन में ब्रेक डाउन करती है, किसमें, कैसीन में। कैसिनोजन एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और कैसीन का स्मॉलर मॉलिक्यूल है, और डाइजेशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज डाइजेशन। तो देखिए कैसिनोजन को कैसीन में कन्वर्ट करती है। तो हम देख रहे हैं मिल्क, रेनिन हो गई, ये भी क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। तो और देख रहे थे, हम देख रहे थे जी सेल है, जी सेल क्या रिलीज करती है, गैस्ट्रिन हार्मोन। फिर हम देख रहे थे ईसी सेल, वो ACL सेल है, एंट्रोक्रोमाटिन लाइक सेल, वो क्या सिक्रेट करती थी, क्या रिलीज करती थी, ये रिलीज करती है, हिस्टामिन रिलीज करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नीचे देखते थे, सबसे नीचे वाले जो सेल्स थी, डी सेल, वो क्या रिलीज करती थी, सोमैटोस्टेटिन। तो हार्मोन को नहीं हम इंक्लूड करते हैं इसमें, जो सेल्स हार्मोन भी रिलीज करती है, एंजाइम भी रिलीज करती है, प्रोटीन्स भी रिलीज करती है, तो हम हार्मोन को नहीं कंसीडर करते हैं इसमें, क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस में। अगर देखा जाए डेफिनेशन तो यही कह रही है ना, द जूस विच इज सिक्रेटेड बाय ग्लैंड प्रेजेंट इन द गैस्ट, the juice which is secreted by cell present in the gastric gland is known as gastric juice। तो डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो हिस्टामिन भी वही रिलीज कर रही है, सोमैटोस्टेटिन भी सेल रिलीज कर रही है, गैस्ट्रिक सेल रिलीज कर रही है, ये भी गैस्ट्रिक जूस होना चाहिए। हार्मोन को छोड़ के जो भी प्रोटीन्स एंजाइम जो रिलीज होती है, किसके द्वारा, किसके द्वारा, गैस्ट्रिक सेल के द्वारा, उसको क्या हम बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। तो हम गैस्ट्रिक जूस में हम हार्मोन को छोड़ देंगे, इसको ले लेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखें म्यूकस, म्यूकस सेल रिलीज की म्यूकस, फिर इसको पैराइटल सेल रिलीज किया HCl और इंटेंसिक फैक्टर, ये दो चीज हो गई, ठीक है। पैराइटल सेल रिलीज किया HCl और इंटेंसिक फैक्टर, ठीक है। और HCl जबकि एसिड है और इंटेंसिक फैक्टर क्या है, प्रोटीन्स है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक चीफ सेल या पेप्टिक सेल रिलीज किया पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो है ये क्या है, ये भी ये क्या है, एंजाइम्स है, ये भी हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा।
फिर ये सेल रिलीज की, फिर रेनिन, रेनिन क्या एक एंजाइम्स है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूस हो जाएगा। लेकिन हम हार्मोन को छोड़ देंगे, जिसे हिस्टामिन, सोमैटोस्टेटिन, इसको कंसीडर नहीं करेंगे किसमें, गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है ना। फिर देखते हैं, अच्छा गैस्ट्रिक जूस में मालूम है 99% वाटर होता है, कितना, 99% वाटर होता है, उसके बाद 1% में ये सब ऐड होते हैं। 99% वाटर होता है गैस्ट्रिक जूस में, बाकी की वाटर तो हर जगह होता है, ठीक है, स्टमक में भी वाटर होता है, तो 99% गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, वाटर होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, 99% वाटर। और फिर उसके बाद ये जितने भी एंजाइम प्रोटीन हमने देखा गैस्ट्रिक से रिलीज करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, ठीक है। वाटर 99%, इलेक्ट्रोलाइट, और हम देख रहे हैं जितने भी एंजाइम प्रोटीन अभी हमने बताया आप लोगों से, इन सब मिलके क्या बनाती हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या करती है, जो भी डाइजेशन जो होता है स्टमक में, ब्रेक डाउन जो भी होता है, कौन करता है, ये गैस्ट्रिक जूस ही करती है, ठीक है ना। और एक दिन में कितना गैस्ट्रिक रिलीज होता है, स्टमक कितना रिलीज करता है, 2 लीटर पर डे, 1 लीटर। द गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज बाय स्टमक पर डे 2 लीटर, 2 लीटर गैस्ट्रिक जूस रिलीज किया जाता है स्टमक के द्वारा। और स्टमक का पीएच हमने बताया एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, इसको हमने ओवर कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि कल हम गैस्ट्रिक जूस को हम जब बता रहे थे उस समय हमने फंक्शन उसको बताया था, ठीक है, लेकिन थोड़ा से एलाबोरेट नहीं किया था, एक्सप्लेनेशन सही तरीके से दिया नहीं था, क्योंकि टाइम वाज ओवर, दैट टाइम टाइम वाज ओवर, ओके। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड द स्टमक, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन। हम बस 45 मिनट जैसे होगा हम एंड कर देंगे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ वी आर गोइंग टू अबाउट द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमने जो उस दिन स्ट्रक्चर जो ड्रा किया हुआ था, स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ था उस दिन, पहले दिन, तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का हमने उस दिन स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ था। तो एलिमेंट्री कैनाल में सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, एलिमेंट्री में क्या आता था, माउथ, माउथ के बाद फिर दिख रहा है कि नहीं, देखते थे हम एलिमेंट्री कैनाल में माउथ हो गया था, माउथ के बाद फिर फेरिंग था, फेरिंग के बाद फिर इसोफेगस था, इसोफेगस के बाद फिर स्टमक था, स्टमक के बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। फिर नीचे एक ओरिफिक होल होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनस। ये क्या हो जाएगा टोटल मिला के, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसका पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। तो देखिए, तो उसी तरीके से देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है कि नहीं एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि एलिमेंट स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या होती है, एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लॉन्ग क्या होती है, एक लंबी ट्यूब होती है। क्यों लंबी ट्यूब होती है, क्योंकि 7 मीटर लेंथ 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 होती है इसकी। कितनी लेंथ होती है, 7 मीटर लॉन्ग होती है। तो और ये ट्यूब नुमा, हमने पहले ही बताया कि ये स्ट्रक्चर इनका कैसा ट्यूब ट्यूब टाइप होता है, ताकि कोई मटेरियल, कोई फूल आसानी से पास हो सके। पूरी पूरी जो है होल एलिमेंट्री कैनाल, द स्ट्रक्चर ऑफ द होल एलिमेंट्री कैनाल इज लाइक अ ट्यूब, ठीक है, इट इज अ लॉन्ग ट्यूब। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग ट्यूब, लॉन्ग ट्यूब होती है। लॉन्ग ट्यूब क्यों होती है, क्योंकि इसकी लेंथ हम देखते हैं तो इसकी लेंथ है 7 मीटर, ठीक है ना, लॉन्ग ट्यूब। और लॉन्ग के साथ साथ ये ट्यूब ऐसी होती है, नैरो होती है, वाइडर नहीं होती है। अगर देखा जाए हम लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में कंपेयर करें, व्हेन वी कंपेयर द स्मॉल इंटेस्टाइन विद द large intestine, the diameter of the large intestine is slightly larger as compared to small intestine। तो small intestine का जो diameter होता है, ठीक है, वो थोड़ा से कम होता है as compared to large intestine। तो हम कह सकते हैं, उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि small intestine is a long narrow tube, long narrow tube, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसका जो है इतना हो गया डायमीटर, चौड़ा हो गया थोड़ा से, और ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका डायमीटर ये हो गया मान लीजिए, तो थोड़ा सा कम हुआ कि नहीं, तो नैरो कह सकते हैं ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग नैरो ट्यूब। और एक चीज देख रहे हैं, यहाँ से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गया, कहाँ से, यहाँ से देखिए ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये देखिए इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आया, फिर इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, कॉइल लाइक है कि नहीं, फोल्ड है या कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे हम कॉइल देखते हैं, जिसे हम केबल देखते हैं, केबल में कॉइल स्ट्रक्चर है, लाइक इस तरीके से आती है, इस तरीके से देखिए, इस तरीके से कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे
स्प्रिंग की जो स्प्रिंग होती है हीटर की, या और भी जो कोई स्प्रिंग होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। या टेलीफोन को होता है, जो टेलीफोन में जो वायर टाइप लगा होता है, इस तरीके से होता है कि नहीं, इस तरीके से कॉइल टाइप। तो उसी तरीके से सिमिलरली द स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टेक प्लेस, उसी तरीके से रहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ओके। ये हो गया कॉइल लाइक स्ट्रक्चर हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं इसकी लेंथ की बात करते हैं। लेंथ कितनी होती है इसकी, लेंथ होती है 7 मीटर। अगर खोल दिया जाए स्मॉल इंटेस्टाइन, इसकी ये पता क्यों नहीं चलता, कैसे बहुत कम एरिया में हम देखते हैं, बहुत ही कम एरिया में 7 मीटर लंबाई पड़ी रहती। क्यों, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कॉइल है। देखिए कॉइल है, एक के ऊपर इस तरीके से कॉइल। अगर कॉइल नहीं होता, सीधे सीधे होता, तो एडजस्ट नहीं हो पाती बॉडी में। तो नेचर ने कितना बढ़िया बनाया कि इसका स्ट्रक्चर कॉइल बना लिया, इसीलिए कॉइल स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। कॉइल स्ट्रक्चर है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, 7 मीटर, ठीक है। कुछ बुक में 6.7 से 7 पॉइंट समथिंग दिया है, लेकिन आइडियल हम देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि 7 मीटर है, ठीक है। 6.7 से 7.5, कुछ लोगों ने 6 लिखा है, कुछ लोगों ने 6.5 लिखा है, तो 7 मान लीजिए। इसका स्ट्रक्चर जो लेंथ होती है 7 होती है। अब हेलो, हेलो राकिब, हेलो, हाँ हेलो। हाँ आवाज जा रही है ना, हेलो, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है ना, अरे कैमरा क्यों नहीं? ठीक है, ठीक है ना, हेलो, हेलो, क्या क्या हम नहीं समझ पा रहे हैं? हाँ नहीं, आवाज कठिन है। अब साफ साफ जा रही ना आवाज, हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक है ना, दिख रहा है ना, स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो लेंथ की बात होगी, लेंथ 7 मीटर होती है, ठीक है। लेंथ पता क्यों नहीं चलती, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर का कॉइल लाइक होता है, ठीक है। अब विड्थ की बात करते हैं। द विड्थ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर इसकी जो है विड्थ होती है, ठीक है। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं, वेयर स्मॉल इंटेस्टाइन इज लोकेटेड, कहाँ लोकेट होती है, अब देखते हैं। इस स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं, इस स्ट्रक्चर में हम लोग आते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर में आते हैं। देखिए कल हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ये स्टोमक, यहाँ से लेके जो है यहाँ तक, ये नीचे तक क्या हो गया, स्टोमक हो गया ना, स्टोमक हो गया, ये स्टोमक हो गया, दिख रहा है ना आप लोगों को जो, ठीक है, ये स्टोमक हो गया। कल हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया, ठीक है। कल हमने बताया था ये जो है, ये स्ट्रक्चर जो सी शेप का स्ट्रक्चर है, इसको देख रहे हैं इस तरीके, इससे ये क्या है, डियोडिनम है। डियोडिनम हम स्टडी आई टोल्ड यू इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ शुरू होते हैं, डियोडिनम। ये रेड कलर वाला जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, जिजुनम, इसको क्या बोलेंगे, जिजुनम। फिर उसके बाद, सॉरी सॉरी, इसको हम पार्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, हम क्या पढ़ा रहे हैं, लोकेशन पढ़ा रहे हैं, पार्ट अभी नहीं पढ़ा है, पार्ट अभी पढ़ाएंगे, ठीक है। हम लोकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं ये क्या है, स्टोमक है, ठीक है। स्टोमक के बाद ये सी शेप है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाती है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है ना, यहाँ से स्टैंड हो जाती है, ठीक है। अब देखते हैं जाती कहाँ पे है, ये जो है इसका पार्ट है ड्यूडिनम, फिर जिजिनम, फिर उसके बाद इलियम, ये लास्ट पार्ट ग्रीन कलर देखे ना, ये जिजिनम, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट की मिलकर बनी होती है, ड्यूडिनम, जिजुनम, ये रेड वाला, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन वाला क्या हो जाएगा, इलियम, ये एंड हो गई। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एंड हो गई, यहाँ पे एंड हो गई। और यहाँ पे एक रेड कलर का एक स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये वाल स्फिंक्टर है, क्या है, वाल है, या इसको स्फिंक्टर, इट इज लाइक अ वॉल, इट इज लाइक अ स्फिंक्टर, ठीक है ना, स्फिंक्टर। अब यहाँ से देखें, स्फिंक्टर के इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में स्मॉल इंटेस्टाइन, और उस साइड से क्या शुरू हो जाएगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, क्या शुरू हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन, ये क्या शुरू हो जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन लाई बिलो द स्टोमक एंड अबो द लार्ज इंटेस्टाइन, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। इस वाल को बोलेंगे इलियोसिकल वाल। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन
और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो जो वाल है, इस वाल को बोलेंगे इलियोसिकल वाल। इलियोसिकल वाल इसलिए बोलेंगे क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो लास्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम, और जो है लार्ज इंटेस्टाइन जो फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं सीकम। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सीकम, पहले पार्ट को सीकम बोलते हैं। तो इलियम से इलियो हो गया और सीकम से सीकल। तो द वाल विच इज प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इज नोन एज इलियोसिकल वाल। तो इसको हम कह सकते हैं इलियोसिकल वाल है। ठीक है, आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये लार्ज शुरू कहाँ से हुई स्मॉल इंटेस्टाइन? स्टार्टिंग कहाँ से हुई? स्टमक से, और एंड कहाँ पे हुई? लार्ज इंटेस्टाइन के पास। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन लाई बिलो द स्टमक एंड अबो द लार्ज इंटेस्टाइन। तो दूसरे डिफरेंस में हम कह सकते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम द स्टमक टू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लोकेशन की बात हो गई। ठीक है, एक और डिफरेंस में दे रहे लोकेशन। अब ये देख रहे हैं ये हमारी क्या है? ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखते हैं चारों तरफ सराउंडेड है किससे? देखो यहाँ से, ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू होगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी है, ये भी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी है, ये भी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी है ना, ये लार्ज। तो चारों तरफ से कौन कवर की है? सराउंड कौन की है स्मॉल इंटेस्टाइन को? लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कवर की है? लार्ज इंटेस्टाइन। कौन कवर की है? लार्ज इंटेस्टाइन। ये भी क्या बोलते हैं, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, ये भी स्मॉल। ठीक है, तो ये देखिए, ये है होगी लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन है, फिर ये भी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये भी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी लार्ज। तो चारों तरफ से हम देख रहे हैं सराउंड है या कवर है, किसके किसके थ्रू कवर है? किसके किसके थ्रू कवर है? इस लार्ज इंटेस्टाइन। तो हम कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद अब हम लोग पार्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितने पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में? तो हम कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। देखिए फर्स्ट पार्ट ये हो गया, फर्स्ट पार्ट इज नोन एज ड्यूडिनम, ये सेकंड पार्ट रेड वाला जिजुनम, और थर्ड एंड लास्ट पार्ट हो जाएगा इलियम। क्या हो जाएगा? इलियम। यहाँ पे मैंने ये रहेगा, यहाँ पे इलियम रहेगा। क्या रहेगा? ये इलियम। ये पूरे स्ट्रक्चर यहाँ पे रहेगा इलियम। क्या हो जाएगा? इलियम। ये लास्ट वन हो जाएगा, इलियम हो गया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं ड्यूडिनम। ड्यूडिनम हम कह सकते हैं, ड्यूडिनम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ड्यूडिनम किससे अटैच्ड है? स्टोमक से। और ये पहला पार्ट है कि नहीं? फर्स्ट पार्ट है कि नहीं स्मॉल इंटेस्टाइन का? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन यहीं से शुरू होती है, यहीं। तो हम कह सकते हैं ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, फिर उसके बाद ड्यूडिनम जो है किससे अटैच होता है? स्टोमक से अटैच्ड होता है। हम कह सकते हैं इट लाई बिलो द, देखिए इसी के नीचे है कि नहीं? स्टोमक के नीचे क्या है? डुओडेनम। हम कह सकते हैं कि डुओडेनम इज लोकेटेड बिलो द पाइलोरस ऑफ द स्टोमक या स्टोमक, बिलो द पाइलोरस ऑफ द स्टोमक या स्टोमक। क्योंकि हम जो स्टोमक का वो पार्ट, द पार्ट ऑफ द स्टोमक विच इज एसोसिएटेड विद द डुओडेनम इज नोन एज पाइलोरस। तो हम कह सकते हैं कि डुओडेनम इज लोकेटेड बिलो द स्टोमक या बिलो द पाइलोरस ऑफ द स्टोमक हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद स्टोमक का शेप कैसा है? देख रहे हैं ना, सी शेप है कि नहीं? सी शेप है। तो हम कह सकते हैं स्टोमक शेप इज, द शेप ऑफ द स्टोमक इज अ सी। सी शेप का है स्टोमक जो है। ठीक, हाँ हाँ हाँ, क्या बोले हैं? हाँ, अच्छा स्टोमक बोले तो गलती है ना। ठीक है, ये गलती है। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, जहाँ कंफ्यूजन है पूछ लिया करो। ठीक है, ये क्या है? डुओडेनम है। ठीक है, ये डुओडेनम है ना। तो डुओडेनम का शेप हम कैसा देख रहे हैं? सी शेप का।
सी शेप का है, ठीक है, सी शेप का। अच्छा, हम ये भी देखते हैं डुओडेनम में क्या होता है, डुओडेनम में आयरन का डाइजेशन होता है। किसका? आयरन का डाइजेशन होता है। और पूरा डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड टेक प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। पार्शियली डाइजेशन कहाँ होता है? माउथ में होता है। फिर उसके बाद कुछ पार्शियली डाइजेशन कहाँ होता है? स्टमक में होता है। कंप्लीटली डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू हो जाता है। तो हम देख रहे हैं डुओडेनम के पार्ट में देखा गया है कि किसका होता है, स्पेशली देखा गया आयरन का यहाँ पे ज्यादा डाइजेशन होता है ना, तेरा आयरन का इस पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इस पार्ट में, ठीक है। अब देखिए डुओडेनम हो गया। डुओडेनम के बाद, डुओडेनम के बाद क्या है? अच्छा, इसकी लेंथ की बात करते हैं। डुओडेनम की लेंथ कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। कितनी लेंथ होती है? 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और डुओडेनम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे छोटा पार्ट होता है। कितना? हम कह सकते हैं कि डुओडेनम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं इस वाले शेप में, सेकंड पार्ट में, इसको क्या बोलेंगे? जेजुनम, ठीक है, जेजुनम होता है। सेकंड पार्ट में आ गया क्या? जेजुनम। तो जेजुनम को हम कह सकते हैं इट इज द, जेजुनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट लोकेटेड, जेजुनम इज लोकेटेड बिटवीन डुओडेनम एंड जेजुनम, क्योंकि जेजुनम है इसके इसके क्या बोलते हैं, सॉरी, जेजुनम है ना, जेजुनम इज द सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज लोकेटेड बिलो द डुओडेनम एंड अबो द इलियम, ठीक है। या कह सकते हैं इट इज लोकेटेड बिटवीन द डुओडेनम एंड इलियम, ठीक है। और ये जेजुनम में जो भी कुछ बचा है डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाता है? एंड कहाँ पे होता है? जेजुनम के, स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम पार्ट में जो भी कुछ डाइजेशन बचा रहता है सब कंप्लीट हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? जेजुनम। द कंप्लीट डाइजेशन टेक प्लेस इन द जेजुनम, ठीक है। क्योंकि इलियम, ये क्या बोलते हैं, जो लास्ट पार्ट इलियम है उसमें ब्लड वेसल्स होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती है, ठीक है। तो वेसल्स जहाँ पे होती है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? फूड का ब्लड के अंदर चले जाना, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसमें इसमें इलियम, इलियम में क्या हम देखते हैं? मोस्टली एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि डाइजेशन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है, जेजुनम तक डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, इलियम में एब्जॉर्प्शन होता है। ज्यादातर मोस्टली एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम में होता है, स्मॉल, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती है। आगे हम बताएंगे जब इसको हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। हाँ, मेन पार्ट सबका अपना अलग अलग रोल है। जैसे इसका अभी हम देखेंगे, इसका इसका भी बहुत बड़ा रोल है, डुओडेनम का भी बहुत बड़ा रोल है, जेजुनम का। जैसे डुओडेनम का जो है, डुओडेनम का जो है एब्जॉर्प्शन में अगर देखा जाए, अगर एब्जॉर्प्शन बेसिस पे देखा जाए तो एब्जॉर्प्शन मोस्टली कौन करवाता है? इलियम करवाता है, ठीक है। और डाइजेशन की बात देखा जाए तो डाइजेशन सबसे ज्यादा कौन करवाता है? डुओडेनम में, डुओडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन में डुओडेनम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, ठीक है। डाइजेशन से अगर देखा जाए, डाइजेशन के नजरिए से, डाइजेशन के ऑन द बेसिस ऑफ द डाइजेशन, इफ वी सी द देयर इज इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल ऑफ द डुओडेनम, ठीक है। जबकि एब्जॉर्प्शन के लिए क्या देखते हैं? इलियम होता है। जिसे हम डुओडेनम में हम क्या देखते हैं? डुओडेनम में जैसे ये बोलते हैं, ये स्टोमक है ना, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस थे, गैस्ट्रिक जूस कहाँ जाएंगे? डुओडेनम में आएंगे ना, डुओडेनम में आएंगे। और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये लीवर हो गया, क्या हो गया? ये लीवर, ठीक है। बना देते हैं इसे, रफ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये लीवर क्या रिलीज करता है? बाइल। बाइल एक प्रोडक्ट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? डाइजेशन ऑफ द, डाइजेशन ऑफ द फैट, क्योंकि फैट का जल्दी डाइजेशन सही तरीके जल्दी हो नहीं पाता। डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फूड और प्रोटीन, इस सबकी जरूरत है, लेकिन इसकी बाइल का बहुत बड़ा रोल होता है। बाइल क्या होता है? बाइल एक जूस होता है, कौन रिलीज करता है? लीवर, ठीक है। स्टोर कहाँ होता है? ये गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है ना। फिर ये बाइल आता है डक्ट, तो ये डक्ट का लंबा सिस्टम है, जब हम लीवर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। एक डक्ट के शुरू शुरू आता है, ये जो है क्या बोलते हैं, डिओडिनम के नीचे से आता है, देखो नीचे से आता है, यहाँ पे आता है, यहाँ यहाँ हम देखते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पे एक जो आर्गन है पैंक्रियास, ठीक है।
पैंक्रियास, पैंक्रियास क्या रिलीज करती है? पैंक्रियाटिक जूस रिलीज करती है। पैंक्रियाटिक जूस क्या करता है? पैंक्रियाटिक जूस भी डाइजेशन कराता है। तो पैंक्रियाटिक जूस जब यहाँ से निकलेगा पैंक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, ये डक्ट फिर ये डक्ट जो बाइल डक्ट है जो कहाँ पे आएगी? पैंक्रियाज में आएगी। पैंक्रियाज में जब आई बाइल डक्ट तो पैंक्रियाटिक जूस, ये पैंक्रियाटिक जूस पैंक्रियाटिक डक्ट थ्रू इधर आ गए, ये पैंक्रियाटिक डक्ट ये बाइल डक्ट दोनों मिल जाएगी, फिर ये दोनों कहाँ पे ओपन हो जाएगी? खुलेगी ऊपर जाके स्टोमक में। कहाँ जाके ओपन होगी? स्टोमक में। हम रफली बता रहे हैं, रफली बता रहे हैं, हम पढ़ाएंगे लीवर तब बताएंगे। ये कहाँ पे ओपन हुई? स्टोमक, ये ड्यूडेनम में। देखिए बाइल आया कहाँ से? लीवर से। बाइल का बहुत बड़ा रोल है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन डाइजेशन में। कहाँ से आया? लीवर में। लीवर से आया, फिर पैंक्रियाटिक जूस कहाँ से आया? पैंक्रियाज से आया। तो ये दोनों मिलके, ये दोनों डक्ट मिलके कहाँ पे ओपन हो जाएंगी? खुल जाएंगी। कहाँ पे ओपन होगी? ड्यूओडेनम में। अब देख रहे बाइल और पैंक्रियाटिक जूस दोनों कहाँ गए? ड्यूओडेनम में। क्यों? जूस का काम ही है, जूस का जितने भी जूस है उनका काम क्या है? डाइजेशन कराना। तो अगर हम डाइजेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ पे होता है? ड्यूडेनम में। और क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन देखें तो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? इलियम में। तो हर पार्ट का अपना रोल है। यहाँ पे इन दोनों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। डाइजेशन के हिसाब से देखा है तो ड्यूडेनम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इलियम के एब्जॉर्प्शन के हिसाब से देखा जाए तो इलियम का है। ठीक है ना? ताकि चले आगे। हाँ क्योंकि जब जैसे हम जब लीवर पढ़ाएंगे ना तो ये डक्ट वाला सिस्टम कैसे कैसे आया सब हम बता देंगे। अभी इसमें बताएंगे ना, जो चीज जहाँ पे उचित हो, अवेलेबल हो, यहाँ पे हो तो वहीं हो। क्या? हाँ मैं ये समझाना चाह रहा था कि जैसे आपने सही क्वेश्चन पुटअप किया कि इसका मतलब इलियम का ज्यादा रोल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है जैसे सबका, जैसे घर में कई भाई होते हैं, सबका अलग अलग रोल होता है ना, डिफरेंट है, किसी के ज्यादा रोल होता है। बात तो सही है। अगर डाइजेशन के हिसाब से देखा है तो ड्यूडेनम का बहुत बड़ा रोल है इलियम। और वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि डाइजेशन ये कैसे करवा रहा है। ठीक है, सब आके तो यहीं आके मिल रहे हैं ना, सब ज्यादा तो तोड़ फोड़ कहाँ पे हो रही है? ड्यूडेनम में हो रही है ना, इसीलिए डाइजेशन के लिए। तो हम जब पढ़ाएंगे ना वो पूरा एक चीज दिखाएंगे। ये तो सिर्फ एक रफ डायग्राम कर रहे थे, हम देख रहे थे कहाँ से कैसे क्या डाइजेशन होता है। ठीक है ना? अब आते हैं हम। हाँ 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 अभी बताएंगे, बिल्कुल बिल्कुल साइज के डिफरेंट होता है। बताएंगे बताएंगे ठीक है। अभी हमने बताया कि जो है सबसे छोटी इसकी साइज कितनी बताया? 25 सेंटीमीटर बताइए ना। 25 सेंटीमीटर है। इसकी जो है जिजुनम की 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2.5 मीटर होती है। इसकी देखिए 25 सेंटीमीटर होती है। किसकी? ड्यूडेनम की। ड्यूडेनम सबसे छोटा पार्ट है। ड्यूडेनम ने बताया ना शायद कि इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर जिजुनम की साइज जो है 2.5 मीटर होती है। फिर इलियम की जो है साइज जो है कितनी होती है? 3 मीटर होती है। तो हम कह सकते हैं ड्यूडेनम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड जिजुनम is the larger than the duodenum and smaller than a ileum. Ileum is the largest part of the small intestine. समझ आया ना? कि ये duodenum कितना? 25 सेंटीमीटर। जिजुनम कितना हो गया? 2.5 मीटर। ठीक है। और इलियम कितना हो गया? 3 मीटर, 3 मीटर। ठीक है ना? तो duodenum is the smallest part of the small intestine। ठीक है। jejunum is the smaller than duodenum and sorry, jejunum is the smaller than ileum and larger than duodenum। फिर ileum is the largest part of the small intestine। अच्छा अब देखिए एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन मान लो हो गया, यहाँ पे इलियम में एब्जॉर्प्शन हो गया। ठीक है। जो अनएब्जॉर्ब जो मटेरियल है, अनवांटेड मटेरियल, ठीक है, जिसको हम फीसिस कहते हैं, वो कहाँ चला जाएगा? इलियोसिकल वाल के थ्रू कहाँ चला जाएगा? देख रहे हैं? इलियोसिकल वाल के थ्रू कहाँ चला जाएगा? एक मिनट। ये इलियोसिकल वाल खुल जाएगा। हमने बताया वाल का क्या काम है, कल ही हमने बताया वाल एक गेट होता है। स्फिंक्टर का क्या काम है? वाल का क्या काम है? वाल क्या है? एक गेट होता है, एक लाइन का गेट होता है। ठीक है। wall या sphincter, yesterday I told you wall या or we can say gate is a wall और sphincter is a like a gate। एक गेट की तरह होता है। ठीक है। वो भी सेंसर की तरह काम करता है।
जैसे ही यहाँ पे जितना एब्जॉर्ब होना हुआ, ब्लड वेसल्स है, मान लो इसमें सब ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में चला गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल में चला गया, ब्लड वेसल में पहुंच गया, तो इसका मतलब एब्जॉर्ब हो गया। जो फूड एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा, ठीक है। फिर इलियोसिकल वाल के जैसे ही करीब पहुंचा, इलियोसिकल वाल ये खुल जाएंगे, जब ये खुल जाएंगे तो अनवांटेड अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट कहाँ चले जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में गए, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन की ये असेंडिंग कॉलोन, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन, फिर डिसेंडिंग कॉलोन, फिर ये रेक्टम, फिर ये एनस, फिर उसके बाद रेक्टम, फिर ये एनस के थ्रू बाहर निकल जाए, एनस के थ्रू कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, फीसिस के थ्रू, जिस, ठीक है, बाहर निकल जाएंगे, किसके थ्रू निकल जाएंगे, बाहर, एक मिनट, बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकल। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि एब्जॉर्प्शन जो हुआ वही पूरी बॉडी में पहुंचेगा, ब्लड में वही पहुंचेगा, जब ब्लड में पहुंचेगा तो पूरी बॉडी में पहुंचेगा। हाँ राकेश, हाँ, अब जा रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होके ब्लड वेसल में चलेगी, ब्लड वेसल की तो पूरी बॉडी में सर्कुलेट, जो अब एब्जॉर्ब नहीं हुआ वो कहाँ के, इलियोसिकल वाल खुला, जैसे यहाँ पे अनवांटेड पार्टिकल आया, इलियोसिकल वाल खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, और उसके बाद अनवांटेड पार्टिकल ये लार्ज इंटेस्टाइन की इस एरिया होते हुए, यहाँ से होते हुए सीधे एनस से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब जो है पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया, ड्यूडिनम, जिजुनम और इलियम हो गया, ठीक है, नोट हो गया। अब हम लोग जो है लेयर की बात करें, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिगार्डिंग द लेयर ऑफ द स्टोमक। स्टोमक में कितनी लेयर होती है, ठीक है, सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी लेयर होते हैं, देख लीजिए। कल हम लोग ने डिस्कस किया, लेयर में यहाँ कुछ करना नहीं है ना, जिसे कल हम लोग पढ़े, डिस्कस किए कल हम लोग, स्टोमक में कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी, कितनी लेयर थी, 4 लेयर थी, स्टोमक है 4 लेयर। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन है 4 लेयर, उसी तरीके से 4 लेयर होती है। जिसे सबसे बाहरी लेयर हमने देखा तो वहां पे कौन था स्टोमक में, सीरोजा। सीरोजा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक। देखिए हम को रिलेट करके पढ़ेंगे, सिर्फ स्टोमक में इसोफेगस, स्टोमक और लार्ज इंटेस्टाइन, इनकी लेयर लगभग सेम है, थोड़ा से डिफरेंट है ना, तो उस चीज को जान लीजिए। इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों की लेयर सेम है, 4 लेयर इसोफेगस में भी है, 4 लेयर किसमें, स्टोमक भी है, 4 लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा से देयर इज लिटिल विद डिफरेंस, वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑफ दैट डिफरेंस, उस डिफरेंस को हमें जानने की जरूरत है। डिफरेंस क्या है, जिसे हम, आप लोगों को याद होगा कि कल हम लोग पढ़े थे कि जो सबसे बाहरी लेयर होती है स्टोमक की, जो सबसे जो आउटर बाहरी आ रहा था, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टोमक इज नोन एज सीरोसा। कल हम लोगों ने देखा था ना, इसे ही देखा था, देखने बना दे रहे हैं ना, यहाँ जगह है ना, ये दिख रहा है ना, ये दिखेगा नहीं, दिखेगा, ये दिखेगा, ठीक है। कल हम लोग देखे थे जो सबसे बाहरी लेयर है, सबसे बाहरी क्या है, इसका नाम लिखे थे सीरोसा। इसकी हम बात करेंगे, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो ये जो सबसे बाहरी है लेयर है, सबसे बाहरी लेयर, इसको सीरोसा बोलेंगे, सीरोसा बोलेंगे, लेकिन इसके साथ साथ इसको क्या, पेरिटोनियम भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि ये डबल लेयर की बनी होती है, एक लेयर नहीं होती, डबल लेयर, पेरिटोनियम की डबल लेयर होती है ना, ठीक है। यहाँ पे हम इसको हम सीरोसा भी बोल सकते हैं, और पेरिटोनियम भी बोल सकते हैं, और मिसेंटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सीरोसा आउटर लेयर को जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन लेयर को, स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर लेयर को हम 3 नाम बोल सकते हैं, या तो सीरोसा कह सकते हैं, या तो हम पेरिटोनियम बोल सकते हैं, या तो हम मिसेंट्री, क्या बोल सकते हैं, मिसेंट्री। क्यों, क्यों, क्यों ये पेरिटोनियम मिसेंट्री नाम बढ़ गया, क्योंकि इसमें 2 लेयर है, इसमें एक साथ 2 लेयर है, तब कंसीडर करते हैं सीरोसा, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना, ठीक है, आ सकता है एमसीक्यू में, ठीक है। ये 2 लेयर मिलके क्या बनाती है, आउटर लेयर। आउटर लेयर कितनी लेयर मिलकर बनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 2 लेयर मिलके, उसका क्या नाम है, सिरसा भी कह सकते हैं, डबल लेयर ऑफ पेरिटोनियम भी कह सकते हैं, ठीक है, मेसेंट्री भी कह सकते हैं, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम भी कह सकते हैं, मेसेंट्री भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं इसको जो है, सिरसा भी कह सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट है,
ये डिफरेंस है। हम ईसोफेगस में पढ़ेंगे तो उसमें जो बाहरी लेयर है सिरसा बोलेंगे और सिंगल लेयर होगी। स्टमक हम लोग पढ़ेंगे तो आउटर जो लेयर होगी सिंगल लेयर होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, सिरसा बोलेंगे, ठीक है, या एडवेंटिशिया कह सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की आउटर लेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, वहां पे कितने नाम देंगे, एक सिरसा, एक जो है पेरिटोनियम, और थर्ड नाम जो कहेंगे मिजेंट्री। मिजेंट्री क्यों नाम ये दो दो बढ़ गया, क्योंकि द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन is covered by two layer, is covered by two layer, while in case of the esophagus and the stomach there is a single layer। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, बाकी सेम है ना, ठीक है। तो एक दो नाम आप ऐड कर लीजिए, नोट्स हम भेज देंगे राकिब को, राकिब आपको भेज देगा, ठीक है। आप लोग इस चीज को लिख सकते हो अपने नोट के हिसाब से कि जो है यहाँ जो है आउटर मोस्ट लेयर जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दो लेयर की मिलके बनी होती है, उसको मेसेंट्री, पेरिटोनियम या सिरोसा कहते हैं। अब उसके बाद आते हैं मिडिल लेयर। देखिए ये स्टमक की कौन सी लेयर है, ये सॉरी स्टमक की मस्कुलरिस लेयर। हम जानते हैं आउटर मोस्ट के बाद कौन, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस को हमने देखा था स्टमक की मसल की कितनी लेयर बनी होती है, 3 लेयर की। एक हमने बना दिया और ये दूसरी ये है, दूसरी ये है और ये तीसरी है। ये 3 लेयर मिलके तब जाके क्या हो गई, ये 3 लेयर मिलके क्या हो गई, मस्कुलरिस। मस्कुलरिस क्यों बोलते हैं, व्हाई इट इज कॉल्ड मस्कुलरिस, क्योंकि ये मसल की 3 लेयर की बनी होती है, ठीक है, 3 लेयर की बनी होती है। देखिए जो सबसे बाहरी लेयर हम लोगों को याद होगा, सबसे बाहरी लेयर है जो मस्कुलरिस, सबसे बाहरी लेयर उसको लॉन्गिट्यूडिनल लेयर बोलेंगे। उसके अंदर वाली जो बीच वाली जो लेयर है उसको बोलेंगे सर्कुलर बोलेंगे, और जो सबसे इनर है उसको बोलेंगे ओबलिक, ठीक है। और इसमें देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जो मस्कुलरिस इसमें भी होगी, सेम मस्कुलरिस होगी, लेकिन मस्कुलरिस की कितनी लेयर होगी, 2 लेयर। कितनी लेयर होगी मस्कुलरिस की, 2 लेयर। तीन लेयर नहीं होगा, देयर इज नो 3 लेयर। कितनी लेयर होगी मस्कुलरिस की, 2 लेयर होगी। कितनी, 2 लेयर। देखिए सबसे बाहरी हम मस्कुलरिस के स्टोन क्या नाम देते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल। उसी तरीके से इसमें भी मस्कुलरिस की जो सबसे बाहरी लेयर है उसकी उसको लॉन्गिट्यूडिनल नाम देंगे। नाम सेम होगा, नाम क्या होगा, सेम होगा, नाम क्या होगा, सेम होगा। फिर स्टमक की जो सबसे बाहरी सबसे आउटर जो है उसके अंदर वाली जो लेयर होती है, जो मिडिल लेयर होती है स्टमक की इस मस्कुलरिस की, उसको क्या नाम देते थे, सर्कुलर। सर्कुलर। तो यहाँ मिडिल है ही नहीं, यहाँ इसके बाद क्या हो जाए, एंड हो जाएगी। एंड ही वाली यह क्या नाम हो जाएगा, सर्कुलर। कहने का मतलब लॉन्गिट्यूडिनल लेयर जो मसल लेयर होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं प्रेजेंट होगी, जबकि किसमें, स्टमक में प्रेजेंट होगी। स्टमक में हमने पढ़ा है ना कल, उसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये एक डिफरेंस आ गया। एक डिफरेंस ये आ गया कि जो मस्कुलरिस में 3 लेयर होती है स्टमक में, ठीक है, यहाँ पे क्या 2 लेयर होती है। कौन सी लेयर नहीं होती, लॉन्गिट ओब्लिक, ओब्लिक लेयर नहीं होती है, ठीक है। ये एक डिफरेंस हो गया। फिर उसके बाद इसके अंदर देखे थे जो थर्ड लेयर थी वो क्या नाम था उसका स्टमक में, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा, ठीक है, सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा है। इसी तरीके से इसमें भी सब म्यूकोजा होगा। क्या होगा, इसमें भी सब म्यूकोजा सेम होगा, सब म्यूकोजा। फर्क ये है कि उस स्टमक वाले सब म्यूकोजा में हम देखते थे ब्लड वेसल्स होती थी और क्या होती थी, नर्व होती थी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती थी। लेकिन इस सब म्यूकोजा में ब्लड वेसल्स नर्व नहीं होगी, ठीक है ना। उसके बाद सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है स्टमक की क्या थी, म्यूकोजा। म्यूकोजा ऐसे लाइक स्ट्रक्चर था, ठीक है। इसमें भी जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको क्या क्या बोलेंगे, म्यूकोजा। यहाँ पे देखिए म्यूकोजा के अंदर क्या होगी, ब्लड वेसल्स होगी। वहाँ स्टमक में म्यूकोजा, सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स होती थी। सब म्यूकोजा ऑफ द स्टमक कंटेन अ ब्लड वेसल, while in case of the small intestine some mucosa doesn't contain a blood vessel, mucosa contain a blood vessel, there is little bit difference, ठीक है। ये चीज समझ आए, एक बार रिपीट करने लेयर के बारे में। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बाहरी जो लेयर होती है 2 लेयर की मिलकर बनी होती है, 2 लेयर की मिलकर बनी होती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेसेंट्री या पेरिटोनियम, और सिरसा तो है ही है, ठीक है, सिरसा, मेसेंट्री या पेरिटोनियम बोलेंगे, ठीक है। और जबकि उसमें क्या बोलते हैं, स्टोमक में क्या बोलेंगे उसको, स्टोमक में उसको बोलेंगे सिरसा, क्योंकि स्टोमक में सिर्फ सिंगल लेयर की बनी होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हम देख रहे हैं जो मस्कुलरिस लेयर है 2 लेयर की मिलकर बनी होती है,
ठीक है। और स्टोमक में कितनी 3 लेयर मस्कुलेटरी बनी मिलकर बनी होती है। तो जो आउटर लेयर जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की और स्टोमक की सेम होगी, क्या नाम उसका, लॉन्गिट्यूडिनल लेयर होगी, ठीक है। मिडिल लेयर जो होगी इसकी स्टोमक की, वो और जो इनर लेयर किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की सेम होगी, बट डिफरेंट होगा कि स्टोमक में वो मिडिल लेयर हो जाएगी और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इनर लेयर हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद स्टोमक में हम देखते हैं उसके अंदर क्या हो जाएगा, सब म्यूकोजा। यहाँ भी सब म्यूकोजा सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, बस फर्क ये है कि उसमें ब्लड वेसल्स और नर्व होती है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स नर्व नहीं रखेगा सब म्यूकोजा। फिर उसके बाद इनर मोस्ट लेयर जो देखते हैं स्टोमक की, उसको क्या बोलते हैं, सब उसको बोलेंगे म्यूकोजा। उसी तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन की भी जो इनर मोस्ट लेयर उसको भी म्यूकोजा बोलेंगे, लेकिन यहाँ म्यूकोजा क्या, ब्लड वेसल्स होगी, ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है। ये चीज हो गई। अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, बस एंड कर रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट में, कि व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 7 मीटर होती है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होती है। तो उसकी लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ तो कई टाइम मोर होती है एज कम्पेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। व्हाई स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड सो इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो कहा जाता है, किस बेसिस पे कहा जाता है, लेंथ बेसिस पे नहीं कहा जाता है, डायामीटर के डायामीटर के बेसिस पे कहा जाता है। हेलो, 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 हेलो।